क्या इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इसराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है? आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी और इस्राएली अधिकारी अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं और मौजूदा वजूद के बारे में क्या कह रहे हैं? इसका जवाब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं दोस्त। वो इसराइल जिसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके करीब 200 नागरिकों को मार दिया, वो अपने वजूद को लेकर डरा हुआ है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और यह जानकारी कहीं और से नहीं, अमेरिकी पत्रकार जो इस्राएली अधिकारियों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। सुनिए, फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने क्या कहा। फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है कि मेरी बातचीत जो है वो तमाम इस्राएली अधिकारियों से हो रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। यह अप्रत्याशित है। इस्राएल डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। सुनिए उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं। This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Guys, back to you. Trey, you mentioned that there's an emphasis on taking out the energy infrastructure. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में तमाम इस्राएली नागरिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खौफ पसरा हुआ है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया है, इस वक्त तक ईरान ने इसराइल पर 6 बड़े हमले किए हैं और इन 6 बड़े हमलों में इसराइल डगमगा गया है बुरी तरह से और वो लगातार अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद यही है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा ईरान के खिलाफ। क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। ईरान के पास कितनी खतरनाक बम है और उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल से जो पैर भर पा रही है, उसका जखीरा कितना बड़ा है, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी जिंदा है। और उसके बाद ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसको सपने में सोचा नहीं था इसराइल ने। बहुत जबरदस्त जो है तबाही तेल अवीव में हुई, इसराइल में हुई। आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करेगा। क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं? इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ऐसा हमला जहां तेल अवीव में इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं और कभी पुतिन को फोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फोन करते हैं और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही है ईरान से। और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेज दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करेगा? और लेकिन क्या ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी गहराई कितनी है, ये किसी को मालूम है? किसी को अंदाजा है? अंदाजा तो अमेरिका और इजराइल को नहीं था, इसलिए होश उड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार हमले हो रहे हैं। आज भी हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, शाम को हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट है, इन्होंने कहा पहली बार ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ तबाही हमले किए हैं तेल अवीव में, जो राजधानी है इजराइल की, कहीं ना कहीं एक घबराहट है, इजराइल में घबराहट है। पहली बार जैसे कहीं ना कहीं बैकफुट पर इजराइल दिख रहा है। अच्छा, इजराइल को जब भी हमने देखा तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए देखा, पहली बार थोड़ा पीछे हटा इजराइल करते थे। और अब सिचुएशन ये है कि ईरान जो है वो इतनी जबरदस्त ताकत से बाउंस बैक कर गया है। अरे उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां पर कहते हैं बरैया का छत्ता, जहां मधुमक्खियां बैठती है, तो बरैया के छत्ते पे हाथ मार दिया इजराइल ने। इजराइल को नहीं, अमेरिका को और यूरोपियन देशों को भी अब पता चला। जो मुसीबत के टाइम खड़ा हो आपके साथ, वही आपका दोस्त। और जो अच्छे टाइम में कहे कि मैं आपका दोस्त हूं, आपका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं साहब। इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था और जम के खड़ा रहा और डिक्लेयर किया, हाँ मैं खड़ा हूं, जिसे जो करना कर लो। सारी दुनिया इजराइल के हमले पे स्तब्ध, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे सब चुप। चीन बोला साहब मेरे दोस्त ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूं। वैसे भी चाइना की बहुत स्ट्रांग एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर, लेकिन इस समय जबकि मुसीबत की घड़ी में चीन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उसको असला दे रहा है, बारूद दे रहा है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ईरान अब चीन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहा,
आप उसका साथ नहीं। जी हां दोस्तों, चंद घंटों में ही ईरान ने इजराइल को बना दिया खंडहर, सारी दादागिरी घुसा दी। तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लग गई जब अमेरिका समेत यूरोपीय देश भी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम चाहने लगे? आखिर ईरान के हमलों और बमबारी के बाद में इजराइल में कितनी बड़ी भयंकर तरीके से तबाही आई, जिसकी बुनियाद पर अब अमेरिका भी सीजफायर की बात करने लग गया। आखिर ईरान ने इजराइल में किन किन जगहों पर किस किस अंदाज में बमबारी की, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ईरान ने तो इजराइल को खंडहर में तब्दील कर दिया। वो इजराइल जो कि दादागिरी हर जगह दिखाता था, उसकी सारी दादागिरी ईरान ने एक तरीके से अंदर कर दी, घुसा दी। कि 16 जून को क्या कुछ हुआ, कैसी तस्वीरें सामने आई। ईरान ने 16 जून की सुबह सुबह इजराइल पर मिसाइलों की जिस तरीके की बारिश की, जिस तरीके से झड़ी लगाई, उससे इजराइल और इजराइल के समर्थक देश में हताशा और खलबली है। पहली बार इजराइल को लगा कि उसने किसी गलत जगह पर दादागिरी दिखाने की नाकाम कोशिश की। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल को शह दे करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं ट्रंप। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह ईरान ने इजराइल पर बमबारी की है, उससे इजराइल की सारी हेकड़ी निकलती दिख रही है। पहली बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव को किसी देश ने मिसाइल मार मार कर खंडहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं। 16 जून को ईरानी हमलों से इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगा। तबाही और अफरा तफरी का आलम हर तरफ दिख रहा। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ताजा हमलों में 16 जून को जिस तरीके से लोगों की जाने गई इजराइल में, जिस अंदाज में सैकड़ों लोग घायल हुए और जिस तरीके से इलाज के यूनाइटेड इस्तेजाला एनजीओ द्वारा मध्य इजराइल के 3 अलग अलग इलाकों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इजराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मैगन डेविड एडोम यानी कि एमडीए कहती है कि पीड़ितों में महिलाएं और पुरुष सब शामिल हैं, सब पुष्टि कर रहे हैं, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी। और बाद में जिस तरीके से आपने 15 जून को देखा, किस तरीके से लोगों को मारे जाने की ईरान के हमलों में खबरें सामने आई। और ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि साहब करीब करीब 75 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है इजराइल में, जिनकी जान जाने की बीच में अटकी पड़ी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, एमडीए ने बताया कि अतिरिक्त तरीके से जो कैजुअलिटीज हैं उसको पता लगाने के लिए अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन जिस अंदाज में इजराइल के ऊपर ईरान का अटैक हुआ, पहली बार इजराइल के ऊपर इस तरीके से किसी ने हमला किया, अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज्यादा पलटवार इतने बड़े स्तर पर करेगा। इजराइल के तो खैर गुमान में भी नहीं रहा होगा। इजराइल के पूरे केंद्र में विस्फोटक की आवाजें सुनाई गई, साथ ही कुछ मिसाइलों के जिस तरीके से फटने की आवाजें आई। पेटा टिकवा नगर पालिका ने घोषणा की कि शहर को एक इमारत में मिसाइल से जिस अंदाज में हमला किया गया, पूरी आसपास की इमारतें तहस नहस हो गई। तेल अवीव में जिस अंदाज में ईरान ने हमला किया, क्योंकि तेल अवीव इजराइल की राजधानी एक ऐसी जगह जहां पर माना ऐसा जा रहा था कि बहुत सुरक्षित है, मगर पहली बार तेल अवीव पर इतनी ज्यादा तबाही मची है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल ने अटैक किया था, इजराइल ने जिस अंदाज में हमला किया था, उसके बाद ईरान ने कहा था कि इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। तो ऐसे में इजराइल की जो रिफाइनरी थी, डिफेंस रिफाइनरी और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए उस पूरे हिस्से को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इजराइल में लोगों को और जिम्मेदार ओहदेदारों को बंकरों में छिपे रहने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि साहब बंकर में ही रहें। मगर इस बीच में दोस्तों ईरान के फतेह एक यानी कि ईरान की मिसाइल है फतेह 1, जिसके आगे आयरन डोम फेल हो गया। ईरान ने इस हमले में पहली बार अपने फतेह 1 हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया है। दोस्तों, दुनिया ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी तबाही मचा देगा इजराइल के अंदर। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल बेहद तेज और रफ्तार में बहुत तेज, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, आड़ा तिरछा भागने के कारण इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। यानी कि यह जिस तरीके से एक मिसाइल होती है, आप देखते हैं कि यूं जाती है, एक यूं जाती है, या मिसाइल जिस तरीके से आती है, लेकिन यह आड़ा तिरछा जिस तरीके से मिसाइल जाती है, इसको इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है ईरान के इस फतेह 1 को लेकर के। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद में तबाही का मंजर पसंद। जो मुसीबत के टाइम खड़ा हो आपके साथ, वही आपका दोस्त। और जो अच्छे टाइम में कहे कि मैं आपका दोस्त हूं, आपका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, नहीं साहब।
इंडिया पाकिस्तान वॉर में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा था और जम के खड़ा रहा और डिक्लेयर किया, हाँ मैं खड़ा हूं, जिसे जो करना है कर लो। सारी दुनिया इजराइल के हमले पे स्तब्ध, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे सब चुप। चीन बोला साहब मेरे दोस्त ईरान पर जो हमला किया गया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूं। वैसे भी चाइना की बहुत स्ट्रांग एंट्री हो चुकी है ईरान के अंदर, लेकिन इस समय जबकि मुसीबत की घड़ी में चीन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उसको असला दे रहा है, बारूद दे रहा है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि ईरान अब चीन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे जो आपके साथ खड़ा रहा, आप उसका साथ नहीं छोड़ते। लेकर शुरुआत एक वीडियो से, 2 वीडियोस देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, लेफ्ट और राइट में। एक तरफ गजा के बच्चों के कब्र पर नाचती हुई इजराइल की एक सैनिक है और दूसरी तरफ ईरान के हमलों के बाद पागल हुए लोग हैं। ईरान के हमलों के बाद रोते परेशान होते, एकदम अपना मानसिक संतुलन खोते हुए इजराइल के लोग हैं। मैं असल में कल ट्विटर पर एक ट्वीट देख रहा था योसी मेलमैन का। योसी मेलमैन इजराइल के हैं और डिफेंस के पत्रकार हैं, डिफेंस और इंटेलिजेंस के पत्रकार हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात लिखी है जो काफी टाइम से मैं लगातार कहता रहा हूं। उन्होंने यह लिखा है कि ईरान के जो लोग हैं या अरब मुल्कों के जो लोग हैं वो सेक्रीफाइस को यानी शहादत को सबसे बड़ा मानते हैं। उनके लिए शहादत से डर नहीं पैदा होता, वो शहीद होने से डरते नहीं हैं। उनका इतिहास ऐसा है कि वो लगातार जंग में जाने, शहीद होने और हक बात के लिए जान देने को सही समझते हैं, जबकि इजराइल ने कभी इस तरह की मार नहीं झेली है। इजराइल के लोगों को लगता है, जो परसेप्शन बनाया गया है कि वो विश्व विजेता है, वो किसी को भी मार सकते हैं। एक परसेप्शन बनाया गया, आयरन डोम है हमारे पास और हमारे तक तो किसी की कोई मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती। पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से इजराइल अपनी जनता के अंदर यह नशा लगातार भरता रहा है कि तुम तो बिल्कुल सेफ हो, हम जहां चाहेंगे मार के आ जाएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बार ईरान ने यह भरम तोड़ दिया है। जंग जो भी जीते, जंग लंबी चलनी है, लगातार बात कर रहा हूं, आगे भी बात करूंगा। अगर अमेरिका, फ्रांस और सारे जो इस तरह के मुल्क हैं वो आ ही गए इजराइल के साथ, तो ईरान के लिए मुश्किल होनी ही है और सबसे बड़ा खतरा तो अपने अंदर के गद्दारों से है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जंग जो भी जीते, अगर यह जंग लंबी चली, नेतन्याहू कह रहा है ईरानियों से कि तुम विद्रोह कर दो, अभी की रिजाइम के खिलाफ और सरकार को पलट दो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल के अंदर ही इस तरह का विद्रोह हो जाए कि इजराइल के लोग, इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ हो जाए। कल अगर अपने बंकर से निकलकर वो आया था देखने के लिए जहां पर तोड़फोड़ हुई है, तो सिर्फ इसलिए कि जनता लगातार ट्वीट कर रही है, जनता लगातार पोस्ट कर रही है कि हम यहां मर रहे हैं और तुम छिप कर बैठे हो। कई लोगों ने कल कहा कि ग्रीस नहीं भागा था, देखिए आ गया। ग्रीस कोई स्वर्ग में या नरक में नहीं है, घंटे 2 घंटे की फ्लाइट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्रीस से लौट के आ गया हो। बड़े बड़े अखबारों में, यहां तक कि टर्की और बाकी जगह के अखबारों में अगर यह खबर छपी थी तो बाकायदा जो उसका जहाज है उसके मूवमेंट को देखकर छपी थी। इसलिए वो कहां छुपा था या इस समय कहां छुपा है कोई नहीं जानता, यह हकीकत है। लेकिन आया इसलिए था ताकि जनता का गुस्सा एक लेवल से ज्यादा बढ़ ना सके। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जंग शुरू ही इसलिए की गई क्योंकि उसकी कुर्सी एक बार फिर से डगमगाने लगी थी। असल में चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो या फिर खास तौर पर यूरोप के मुल्क हो, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है कि नहीं है। उनको सारी दिक्कत इस बात से है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का जो तेल और बाकी सारा कुछ पहले इंग्लैंड और अमेरिका के कंट्रोल में था, वो ईरानियों के कंट्रोल में आ गया। बमबारी के बाद में इलाके की सड़कों पर से खंडर बचे हैं, जहां जगह जगह टूटे घर हैं, जलती कारें हैं, गाड़ियां हैं, गड्ढे पड़ी हुई सड़कें। एपी की रिपोर्ट के अनुसार ढेरों इमारतें पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। उधर दोस्तों, इस बीच में यमन के हुथियों ने भी जिस तरीके से 16 जून को मिसाइल दागी है, कैनन ने कहा कि यमन में हुथियों द्वारा दागी गई मिसाइल के कारण सायरन भी लगभग उसी जिस समय बजे। आईडीएफ ने लोगों से हमलों के स्थानों और रिकॉर्ड्स को प्रकाशित या फिर साझा न करने के लिए भी कहा। यानी कि इजराइल अपने लोगों से कह रहा है कि साहब इसे सोशल मीडिया पर या कहीं भी दूसरी जगहों पर इसे साझा ना किया जाए। दुश्मन अपने हमला करने की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए इसे रिकॉर्ड पर नजर रखता है। ईरान द्वारा मिसाइलों के नवीनतम हमले के तुरंत बाद इजराइल के उत्तर में ड्रोन घुसपैठ के सायरन बजने लगे, जिसमें रोश इलाके में भी शामिल था। दोस्तों,
दोस्तों, ईरान के हमलों से बिलबिला रहा इजरायली और इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिश ने 16 जून को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेहरान के निवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सोचिए किस तरीके से इजराइल तिलमिलाया हुआ है, वो इजराइल जो कि फिलिस्तीन और गाजा में मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को मार चुका है। मगर हालात लगातार पेचीदा होते जा रहे हैं दोस्तों। इस्राइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया है जिस पर संयुक्त मालिकाना हक ईरान और कतर का है, वो कतर जो अमेरिका का सहयोगी है। सही सुना आपने, यानी कि इस्राइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला किया है जिस पर कतर की भी हिस्सेदारी थी। उसको लेकर क्या जानकारी है दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा। मगर जो खबर फॉक्स न्यूज से आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि इस्राएली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। इस्राएल अमेरिका की तरफ देखेगा और जो 6 बड़े हमले हुए हैं उससे इस्राएल बुरी तरह से हिल चुका है। सुनिए उनके पत्रकार ट्रे यिंग्स्ट क्या कहते हैं। The question here is, will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support, and if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen 6 barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country. Last night, as they were targeting the northern city of Haifa, we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems, others being intercepted in the skies above. And then just about 30 minutes later, another barrage targeting the center part of Israel, one of those missiles slipping past the Arrow defense system. दूसरी तरफ एक बार फिर दुनिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु बॉम्ब के कितने करीब हैं। इसको लेकर कुछ ताजा जानकारी सामने उभर कर आई है बीबीसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जो मैं आपको पेश करूंगा। मगर मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त इस्राइल में क्या माहौल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पाकिस्तान के बारे में बिग स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुकी है। आप यूं समझ सकते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को खुलम खुली धमकी दी है और उन्होंने साथ ये भी अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना था तो पाकिस्तान को रोकना चाहिए था और यह सबसे बड़ी गलती की गई है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर। और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी भाई एक स्टेटमेंट देखने को मिली है, पाकिस्तान ईरान के पीछे खड़ा है, खड़ा रहेगा। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं और पाकिस्तान को पता है कि आज इजराइल ईरान के ऊपर जो है वो हमले कर रहा है और कल पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाए। और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट देखने को मिली है ना भाई, पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल 3 भाई उन्होंने बोला है कि अगर इजराइल ने गलती की पाकिस्तान को छेड़ने की तो भाई एक मिसाइल का मुंह अगर हमने शाहीन 3 का एक मिसाइल का मुंह अगर हमने इजराइल की तरफ कर दिया तो इजराइल 1 मिनट से पहले दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान जो है वो दूसरा बड़ा हमला भी कर चुका है इजराइल के ऊपर और इजराइल के 2 बड़े शहर हैफा और अबैब जो है वो तो भाई तबाह हो ही चुके हैं, ठीक है। और वहां पर बहुत ज्यादा अमवात भी हो चुकी है, लेकिन इजराइल का जो मीडिया है उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। 200-250 से ज्यादा इजरायली लोग भी मर चुके हैं और नेतन्याहू आपको पता होना चाहिए कि कल रात से भाई वो गायब हो चुके हैं अपनी फैमिली समेत, किसी महफूज मकामात पर वो पहुंच चुके हैं ताकि ईरान कोई बड़ा हमला ना कर दे और ईरान से डर भी रहे। और ईरान का भी एक बहुत बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जंग लगी हुई है ना, ये ईरान और इजराइल की जंग नहीं है, अब ये जंग बन चुकी है पाकिस्तान और इजराइल की। पाकिस्तान पीछे से बैक कर रहा है ईरान को, वरना ईरान कैसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है। आप सोचें ईरान कैसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है। और रात गए इजराइल के एयरपोर्ट के ऊपर भी मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइल दागे गए और वहां पर भी 4 लोग मर चुके हैं। एयरपोर्ट के ऊपर हो सकता है ज्यादा लोग मर चुके हों। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो इजराइल के पास उनका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत मजबूत है। और ईरान ने आज से 2 मंथ कबल जो है ना इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा मिसाइल दागे थे, लेकिन कोई मिसाइल नहीं लगा था। आपको याद होना चाहिए जब इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर हमला किया था, ठीक है, तब ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा तादाद में मिसाइल दागे थे, ठीक है, ईरान ने, लेकिन कोई मिसाइल नहीं लगा था। उनका जो आयरन डोम सिस्टम है ना उन्होंने भाई सबके सब जो मिसाइल है ना वो फेल कर दिए थे। लेकिन अब ईरान ने अचानक से 2 शहर तबाह कर दिए
और एयरपोर्ट के ऊपर भी बमबारी की, वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब मुझे बता दें कि इजराइल का वो जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो पूरी दुनिया में ताकतवर समझा जाता है कि भाई ये बड़े से बड़े जो भी मिसाइल होंगे उनको भी ये फेल कर देगा, लेकिन ईरान ने भाई उनके आयरन डोम सिस्टम को फेल कर दिया, जाम कर दिया। सोचे वो कैसे कर सकता है। और मैं देख रहा हूं कि भाई मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान ईरान की हेल्प नहीं कर रहा। भाई ईरान की पाकिस्तान फुल हेल्प कर रहा है। और ईरान ने इसराइल के पसीने छड़ा दिए, ईरान ने तारीख रकम कर दी, ईरान ने इसराइल को हिला कर रख दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।